हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान जो मार्बल उद्योग की अपन बात करते हैं, राजस्थान इस उद्योग में देश में प्रथम स्थान पर माना जाता है। राजसमंद में मार्बल सर्वाधिक उत्पादित है। सबसे ज़्यादा मार्बल कहाँ पे उत्पादित होता है? राजसमंद में, क्योंकि यहाँ मार्बल उत्पादन या कह सकते हैं प्रोसेसिंग इकाइयाँ सर्वाधिक हैं। सबसे ज़्यादा मार्बल कहाँ उत्पादन होता है? राजसमंद में होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्बल उत्पादन या प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं। देखो इसमें देखो ये बहुत बड़ी है, किशनगढ़ अजमेर मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है। जो मार्बल मंडी का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो है क्या है? किशनगढ़ अजमेर। कम से कम ये 25 किलोमीटर में है ये। राजस्थान का सफ़ेद जो मार्बल है मकराना नागौर का विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। देखो किशनगढ़ की जो मार्बल मंडी है वो सबसे बड़ा केंद्र है, और राजस्थान का जो सफ़ेद मार्बल है ना मकराना नागौर में है, विश्व प्रसिद्ध माना जाता है ना। नेक्स्ट है राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहलाता है। राजस्थान की जो ग्रेनाइट सिटी है उस किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है जालोर को। सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट जो है ना जालोर में उत्पादित होता है। अब देखो ग्रेनाइट उद्योग की बात करें तो इस पत्थर का सर्वाधिक सर्वाधिक जो है ना राजस्थान के जालोर, बाड़मेर और सिरोही क्षेत्र में होता है। ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जालोर, बाड़मेर और सिरोही में। जालोर को, जो जालोर है ना, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। जालोर को क्या कहा जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान की अब्रक नगरी कहलाता है। अब्रक नगरी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान की अब्रक नगरी कहा जाता है। अब देखो अब्रक उद्योग के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में अब्रक ईंट बनाने का कारखाना है। कहाँ है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा को अब्रक या माइका सिटी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? अब्रक या माइका सिटी भी कहा जाता है। अब देखो जो अब्रक है ना, इसका उत्पादन का जो उपयोग है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उसको बनाने में काम आता है। अब्रक किस काम में आता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन कितनी बेसिनों में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 बेसिनों में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन है? राजस्थान है ना। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन कितना होता है? 32 MMTPA में राज्य का जो योगदान है वो कितना है? 20% है। मतलब कुल उत्पादन का जो है ना 20% जो योगदान है वो राजस्थान से होता है ना। देखो राजस्थान जो है बॉम्बे हाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखो बॉम्बे हाई के बाद में, देखो बॉम्बे हाई का योगदान 40%, राजस्थान का 20% है ना। तो दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य है ना। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन को 4 बेसिन में बांटा गया है। कितने बेसिन में बांटा गया है? पेट्रोलियम उत्पादन को 4 बेसिन में। अब जो 14 जिलों में विस्तृत है। कितने जिलों में विस्तृत है? 14 जिलों में। अब देखो 4 बेसिन कौन कौन सी हैं? पहली है बाड़मेर सांचौर बेसिन। पहली कौन सी है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। ये कहाँ पे है? बाड़मेर और जालोर में है। दूसरी है जैसलमेर बेसिन, तो ये पूरी जैसलमेर में है। तीसरी है बीकानेर नागौर बेसिन, तो ये कहाँ है? बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में है। और लास्ट आती है वो विंध्य बेसिन है, जो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ तथा भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा है। तो कौन कौन सी बेसिन है? पहली है बाड़मेर सांचौर बेसिन, दूसरी है जैसलमेर बेसिन, तीसरी है बीकानेर नागौर बेसिन और चौथी है विंध्य बेसिन। तो इन 4 क्षेत्रों में तेल पाया जाता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन बाड़मेर जालोर में है। जैसलमेर बेसिन पूरे जैसलमेर में है। बीकानेर नागौर बेसिन है बीकानेर में, नागौर में, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में है। विंध्य बेसिन कहाँ है? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का भी कुछ हिस्सा है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान रिफाइनरी। नेक्स्ट है राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा में राजस्थान सरकार व HPCL की भागीदारी का परसेंट है। राजस्थान सरकार और HPCL की जो भागीदारी क्रम से कितनी है?
तो देखो राजस्थान सरकार की है 26% और HPCL की है 74%। देखो केवल 1/4 मिल रहा है राजस्थान को और कुछ नहीं मिल रहा है ना। देखो अब बात करते हैं आगे। देखो राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पचपदरा बाड़मेर, इसका जो शुभारंभ है 16 जनवरी 2018 को हुआ। परियोजना की जो लागत है 43,129 करोड़ रुपए। 2:1 ऋण इक्विटी अनुपात DER पर वित्त पोषित। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं भागीदारी की बात करते हैं। भागीदारी देखो HPCL व राजस्थान सरकार की भागीदारी है। HPCL की 74%, राजस्थान की 26%। क्षमता जो है ना 9 मिलियन टन जो तेल का उत्पादन होगा वार्षिक। देखो यह रिफाइनरी BS6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। जो BS6 जो मानक हैं उनके उत्पादों का क्या करेगी, उत्पादन करेगी। जैसे दिल्ली में BS6 की जो बसें हैं वही अलाउ हैं। तो देखो देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है, जो पचपदरा बाड़मेर में है। देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है निम्न में से वन उत्पाद आधारित उद्योग है। इनमें से कौन सा उद्योग है जो वन उत्पादों पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है गोंद। हाँ जी, नेक्स्ट है वन उत्पाद आधारित उद्योग। वन उत्पाद पर आधारित उद्योग कौन है? पहला है नक्काशीदार फर्नीचर, जिसमें बाड़मेर है। गोंद उत्पादन में है, चोटन बाड़मेर सबसे ज़्यादा होता है। टसर विकास कार्यक्रम 1986 में स्टार्ट हुआ, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया ना। देखो नेक्स्ट है निम्न में असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। देखो निम्न में से असुमेलित जो युग्म है उसका चयन करना है। तो देखो थोड़ा सा देखो इसमें आपको असुमेलित जो युग्म है उसका चयन करना है। सबसे पहले है कैप्स्टन मीटर कंपनी, जयपुर में है। बिल्कुल सही बात है, कैप्स्टन जो मीटर कंपनी है ये जयपुर में ही है। दूसरा है हिंदुस्तान मशीन टूल, ये अजमेर में है। HMT बिल्कुल अजमेर में है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, यहाँ पे जो बिजली के जो मीटर है ना वो बनाए जाते हैं, है ना, ये कोटा में है। और अशोक लेलैंड है ना, ये जोधपुर में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि कहाँ पे क्या है चीज़ें ना। देखो निम्न को सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे भी आपको सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो एक साइड में तो उद्योग है, दूसरी साइड में स्थिति है। तो देखो ये पहला जो युग्म है ना सोडियम सल्फेट का जो डीडवाना में होता है, बिल्कुल सही है। ग्लास का काम जो है ना कांच का, वो धौलपुर में होता है, बिल्कुल सही है। उर्वरक का जो काम है वो गढ़ेपान में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वाटर के जो मीटर है वो भिवाड़ी में नहीं लगते हैं, तो इसका ये गलत आंसर होगा, सुमेलित नहीं है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन लिमिटेड, ये कहाँ है? ये अजमेर में है। और नेक्स्ट है सफ़ेद सीमेंट का जो कारखाना है वो कहाँ है? गोटन में है। और उसके बाद में उर्वरक जो है ना, उर्वरक का कारखाना कहाँ है? गढ़ेपान में है। और विद्युत जो मोटर है ना, विद्युत जो मीटर है वो जयपुर में बनाए जाते हैं, तो इसका सही हो जाएगा। देखो एक बार इसको क्रम से चयन करते हैं। HMT का कार्यालय कहाँ है? इसमें है 3, सफ़ेद सीमेंट गोटन ये 4, उर्वरक ये 1 गढ़ेपान में, और विद्युत मीटर जो है ना कहाँ पे? जयपुर में 2। तो देखो 3 4 1 2, 3 4 1 जो है ना 1 2, 3 4 1 2 ये सही जवाब हो जाएगा अपना। तो 3 4 1 2 ये सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं एक एक करके। इंजीनियरिंग व तकनीकी उद्योग, इंजीनियरिंग व तकनीकी उद्योग। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ये कहाँ है? जयपुर में है। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है? जयपुर में है। बॉल बेयरिंग का निर्माण इसमें किया जाता है। इसके बाद में इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड, ये कोटा में है। यहाँ पे विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ पे है?
कोटा में है जहाँ पे विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। इसके बाद में हिंदुस्तान मशीन टूल HMT जो है अजमेर में है, मशीनी उपकरण बनाए जाते हैं, घड़ी बनाई जाती हैं, ग्राइंडिंग मशीनें बनाई जाती हैं आदि यहाँ पे। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में है, मशीनी उपकरण बनाए जाते हैं, घड़ी बनाई जाती है, ग्राइंडिंग मशीनें यहाँ पे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है जयपुर मेटल। यहाँ पे जयपुर में है ये बिजली के मीटर का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। केप्सन मीटर कंपनी ये जयपुर में है और पाली में है, यहाँ पे पानी के मीटर बनाए जाते हैं। जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जयपुर में है, यहाँ पे टीवी का निर्माण किया जाता है। जयपुर टेलीफोन इंडस्ट्री राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री ये भिवाड़ी अलवर में है ना। नेक्स्ट है मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ये जयपुर में है, यहाँ पे लोहे के उपकरण बनाए जाते हैं। अवंती स्कूटर ये अलवर में है। अशोक लीलैंड मोटर्स ये अलवर में है। वहाँ पे हमने देखा था जोधपुर से सम्मिलित कर रखा था तो वो सही नहीं था ना, तो ये कहाँ पे है, अलवर में है। देखो नेक्स्ट है सिमको वैगन फैक्ट्री, ये कहाँ पे है, भरतपुर में है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे है, भरतपुर में है। नेक्स्ट है लोको एंड कैरिज वर्कशॉप, ये कहाँ है, अजमेर में है, जहाँ पे रेल के इंजन बनाए जाते हैं। वर्तमान में ये बंद है। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड रील, ये कहाँ है, जयपुर में है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ हैं, कहाँ पे हैं 3 इकाइयाँ, तो इसका सही जवाब है डीडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयाँ कहाँ हैं, डीडवाना में है। नेक्स्ट आते हैं खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है। खारवाल जो जनजाति है वो कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है, तो इसका सही जवाब है पचपदरा झील से। पचपदरा जो झील है इससे खारवाल जो जनजाति है ना वो नमक का उत्पादन करती है। अब देखो नमक उद्योग के अपन यहाँ पे एक एक करके डिटेल्स में बात करते हैं। नमक उद्योग, खारे पानी की झीलों से नमक के उत्पादन में राजस्थान जो है ना प्रथम स्थान पर आता है। खारे पानी की जो झीलें हैं वहाँ से नमक का उत्पादन होता है और उसमें राजस्थान क्या आता है, पहले स्थान पर आता है। अब खारे पानी से झीलों से नमक के उत्पादन में सबसे पहले है सांभर, देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। सांभर जो झील है ना यहाँ पे देश में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन हेतु 1964 में सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, सांभर साल्ट लिमिटेड, जो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। किसकी सहायक कंपनी है, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। और ये क्या है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, मतलब केंद्र सरकार का है ये। नेक्स्ट बात करते हैं डीडवाना। देखो डीडवाना यहाँ राजस्थान सरकार, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई। डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड का उत्पादन करता है। और इसका वर्तमान में क्या कर दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में इसको दे दिया गया है डीडवाना वाले को ना। नेक्स्ट है पचपदरा बाड़मेर। नेक्स्ट है पचपदरा झील है बाड़मेर में। राजस्थान साल्ट वर्क्स द्वारा यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा, राजस्थान साल्ट वर्क्स के द्वारा यहाँ पे नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। यहाँ पे जो खारवाल जाति हैं के लोग करते हैं। यहाँ पे जो नमक उत्पादन का जो काम है वो कौन करते हैं, खारवाल जाति के लोग करते हैं, जो नमक के क्रिस्टल बनाने हेतु मोरली जो झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हैं। देखो नमक के क्रिस्टल बनाने के लिए कौन सी झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हैं, मोरली झाड़ी की टहनियों का उपयोग करते हैं। नमक उत्पादन के अन्य केंद्र जैसे लूणकरण सर है बीकानेर में है, कावोद जो झील है ये जैसलमेर में है, ये भी खारे पानी की झील है। फलोदी है जोधपुर में भी नमक उत्पादन का काम होता है। डेगावना कुचामन नावा यहाँ पे भी नागौर में है, यहाँ पे भी नमक उत्पादन का काम होता है। देखो नेक्स्ट है नावा में सेंट्रल सोल्ट एंड मरीन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक मॉडल साल्ट फोरम स्थापित किया गया है। नावा में सेंट्रल सोल्ट एंड मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक मॉडल साल्ट फॉर्म का क्या किया गया, स्थापना की गई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पहला
डीएपी खाद कारखाना स्थापित हुआ है? कहाँ पे स्थापित हुआ है? कपासन में। कहाँ पे स्थापित हुआ है? कपासन में। अब देखो रसायन व उर्वरक उद्योग की अपन बात करेंगे अब, रसायन व उर्वरक उद्योग की। तो देखो सबसे पहले है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये कहाँ है? गढ़ेपान कोटा में। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो लिमिटेड है ये कहाँ पे है? गढ़ेपान कोटा में है। नेक्स्ट है राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ में है। देखो यह कारखाना उत्तरी भारत का डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना है, जो कपासन चित्तौड़गढ़ में है ना। जो राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL केंद्र सरकार तथा राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड PPCL, पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ये है कहाँ पे है? सलादीपुरा सीकर में है। और गंधक की खाद का कारखाना जो वर्तमान में बंद है। पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड PPCL सलादीपुरा सीकर में है। गंधक की खाद का कारखाना जो वर्तमान में बंद है। नेक्स्ट है रोक फास्फेट संयंत्र ये झामर कोटड़ा उदयपुर में है। नेक्स्ट है श्रीराम फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कोटा में है। राजस्थान स्टेट टेंड्रीज टोंक में है ये। नेक्स्ट है राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड, ये कहाँ है? धौलपुर में है ना। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, ये कहाँ पे है? अलवर में है। नेक्स्ट है मोदी एनकलीज एंड केमिकल लिमिटेड MACL, ये कहाँ है? ये भी अलवर है। मोदी एनकलीज एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पे है? अलवर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में टायर व ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, तो वो कहाँ है? कांकरोली में है। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? कांकरोली में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक लीलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? अशोक लीलैंड की जो फैक्ट्री है राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अलवर में। अशोक लीलैंड की फैक्ट्री कहाँ है? अलवर में। देखो नेक्स्ट है रबड़ टायर उद्योग, ये कहाँ है? कांकरोली राजसमंद में है ना। तो यहाँ टायर ट्यूब बनाने का राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है। किसका है ये? देखो ये किसका है? JK टायर्स का है। देखो कांकरोली राजस्थान में यहाँ पे टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। किसका है? JK टायर्स का है, जो डेके समूह द्वारा स्थापित किया गया। कोटा में है ना। श्रीराम रेयन्स के नाम से भी टायर बनाने का कारखाना है ना। इसके बाद में बात करते हैं अशोक लीलैंड। देखो हिंदुजा ग्रुप के स्वामित्व में यह फैक्ट्री राजस्थान के अलवर में स्थापित की गई है। जो अशोक लीलैंड है ना, ये हिंदुजा जो ग्रुप है ना, इसके स्वामित्व में एक कंपनी है। जो ट्रक फैक्ट्री है, देखो ट्रक फैक्ट्री राजस्थान के अलवर में स्थापित की गई है ना। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है? देखो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी केंद्र सरकार का उपक्रम है, जो खेतड़ी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी केंद्र सरकार का वो है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा में, ये भी केंद्र सरकार का उपक्रम है। लेकिन द गंगानगर शुगर मिल, ये श्री गंगानगर में है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम नहीं है ना। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? देखो कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? देखो इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कोटा, ये भी भारत सरकार का उपक्रम है। सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर, ये भी भारत सरकार का उपक्रम है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, ये भी भारत सरकार का है। लेकिन देखो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये धौलपुर, ये भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। देखो नेक्स्ट चलते हैं, सुमेलित करना है आपको ना। देखो पहला ही है, सॉरी दोबारा से देखते हैं इसको। देखो लेलैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ है?
अलवर में है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड कहाँ है? कोटा में है। स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ है? टोंक में है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ है? धौलपुर में। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब देखो यहाँ पे राजस्थान में केंद्र सरकार के कौन कौन से उपक्रम हैं, उनकी अपन एक एक करके चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान, सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ये सांबर साल्ट के नाम से है। ये सांबर जयपुर में है। 1964 में इसको स्थापित किया गया। दूसरी है इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड। राजस्थान में केंद्र सरकार के उपक्रम है। इंस्ट्रूमेशन लिमिटेड ये कोटा में है। 1964 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देबारी राजसमंद में है। 1966 में इसको स्थापित किया गया। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT अजमेर में स्थापित किया गया 1967 में। इसके बाद में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में 1967 में स्थापित किया गया, है ना। नेक्स्ट है और कौन से हैं, और है मॉडर्न बेकरीज, ये जयपुर में 1965 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जयपुर में इसकी स्थापना हुई 1978 में। अब देखो राज्य सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं। राज्य सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं? राज्य सरकार के उपक्रम दी गंगानगर शुगर मिल श्री गंगानगर में है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स ये धौलपुर में है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स एंड वर्क्स लिमिटेड ये डीडवाना में है। स्टेट वूल मिल बीकानेर में है। वेस्टर्ड स्पिनिंग मिल लाडनू चूरू में है, ये है ना। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट टेनरीज। राजस्थान स्टेट टेनरीज ये कहाँ है? टोंक में। ये राजस्थान के उपक्रम है सारे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फास्फेट और पायराइट किस निर्माण में आवश्यक हैं? देखो राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज है जिप्सम, रॉक फास्फेट और पायराइट का जो किस निर्माण में आवश्यक है, तो इसका निर्माण किस में यूज होता है? जिप्सम, पायराइट, रॉक फास्फेट और पायराइट का तो है रासायनिक उर्वरक के निर्माण में ये काम आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो पहला कथन है कि केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा, केंद्र साल्ट शोध संस्थान जयपुर सांबर जयपुर, और तीसरा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। तो देखो इसका ये सी जो ऑप्शन है ना बिल्कुल सही है। सीरी जो सीरी के नाम से जाना जाता है, मैं स्वयं वहाँ पे मैंने ट्रेवल किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी के नाम से है। ये झुंझुनू में है, पिलानी में। बाकी ये सारे सत्य नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और केंद्रीय साल्ट शोध संस्थान ये भी सांबर में नहीं। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड में स्थित है, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अब देखो यही है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी, है ना। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR से संबंध राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1953 में पिलानी झुंझुनू में की गई है ना। इसके बाद में देखो इस शोध संस्थान का विजन उच्च सामाजिक तथा सामरिक प्रभावों वाले इलेक्ट्रॉनिकी के साथ साथ संबद्ध विज्ञान और इंजीनियरिंग में वैज्ञानिक ज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता और नवाचारी प्रौद्योगिकी के लिए विश्व स्तर पर विख्यात एवं प्रतिष्ठित केंद्र बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अशोक लेलैंड फैक्ट्री राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है अलवर में। अलवर में अशोक जो लेलैंड ट्रक की फैक्ट्री है वो अलवर में है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो सारा लिखा है रबड़ एवं टायर उद्योग। जैसे सबसे पहले कांकरोली राजसमंद में है। यहाँ पे टायर बनाने का राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना है जो JK टायर्स के नाम से, हाँ जी। देखो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। सीरी की अपन ने बात कर दी। उसके बाद में देखो CSIR द्वारा संचालित प्रमुख शोध केंद्र कौन कौन से हैं। पहला है केंद्रीय विद्युत रसायन शोध संस्थान। केंद्रीय विद्युत रसायन शोध संस्थान ये कारकुडी चेन्नई में है, तमिलनाडु में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान सीरी जो ये अपने राजस्थान पिलवानी में है।
इसके अलावा देखो CSIR के द्वारा और क्या विस्थापित है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये भावनगर गुजरात में है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर गुजरात में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो निम्नलिखित में से राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है। राजस्थान उद्योगों में पिछड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है? तो इसका सही जो जवाब है, देखो इसमें देखो पहला जवाब है ऊर्जा संसाधनों की कमी। बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा संसाधनों की वजह से राजस्थान औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है। परिवहन के साधनों का अभाव, ये भी बिल्कुल सही है। कच्चे माल की कमी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखो राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? ऊर्जा संसाधनों की कमी, परिवहन के साधनों का अभाव, कच्चे माल की कमी और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे देखते हैं राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ापन के कारण। राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हैं? पहला है कच्चे माल की कमी, जिसको गुणवत्ता की कमी भी कहते हैं। ऊर्जा संसाधनों की कमी। तीसरा है पूंजी निवेश की कमी। चौथा है परिवहन के साधनों का अभाव। पांचवा है जल संसाधनों की अनुपलब्धता, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कुशल श्रमिकों का अभाव। कुशल श्रमिकों का अभाव, आधुनिक तकनीकी की कमी और सरकारी जो नीतियां हैं। और ये सारी जो है ना राजस्थान में है ना औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हैं, दोबारा से देखते हैं। कच्चे माल की कमी, ऊर्जा संसाधनों की कमी, पूंजी निवेश की कमी, परिवहन साधनों का अभाव, जल संसाधनों की अनुपलब्धता, कुशल श्रमिकों का अभाव और नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकी की कमी और सरकारी नीतियाँ। ये सब राजस्थान में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? राज्य में पहली औद्योगिक जो नीति है वो कब घोषित की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है 1978 में। राज्य में पहली जो औद्योगिक जो नीति है वो कब घोषित की गई? 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति शुरू की गई? तो इसका सही जो जवाब है वो है 2022 में। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो नीति है इसकी शुरुआत कब की गई? 2022 से इसकी शुरुआत की गई। हाँ जी, अब देखो पूरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक विकास की नीतियां हैं। प्रथम औद्योगिक जो नीति है वो 1978 में आई। द्वितीय औद्योगिक नीति 1990 में आई। तृतीय औद्योगिक नीति 1994 में आई और चतुर्थ जो औद्योगिक नीति है वो 1998 में आई। प्रथम 78 में और चतुर्थ जो है 1998 में। देखो प्रथम याद रखनी है आपको पहले तो ना। नेक्स्ट है राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति। राजस्थान उद्योग एवं निवेश संवर्धन नीति कब आई? 2010 में। अब देखो नवीनतम औद्योगिक विकास नीति कब आई? 2019 में। नवीनतम जो औद्योगिक विकास की जो नीति है कब आई? 2019 में। पहली कौन सी थी? 1978 में। नवीनतम औद्योगिक विकास नीति 2019 में आई है ना, और ये 1 जुलाई 2019 से इसको लागू किया गया है। अब देखो नई नवीनतम औद्योगिक विकास की जो नीति है ना, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? नीति के उद्देश्य क्या हैं? सतत एवं समावेशी औद्योगिक विकास करना, राज्य को पसंदीदा निवेशी स्थल के रूप में उभारना, आधारभूत संरचना का विकास करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, है ना। नेक्स्ट है प्रौद्योगिक अधिग्रहण, कौशल विकास तथा रिसर्च एवं डेवलपमेंट को प्रोत्साहन कर उद्योग 4.0 के नए युग में प्रवेश करना। ये राजस्थान की नई औद्योगिक नीति है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है? देखो सेज बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है। तो इसमें कौन सा है? नहीं है। देखो सोमानी व्रस्टेड लिमिटेड, खुशखेड़ा, भिवाड़ी अलवर, ये भी सेज में आता है। दूसरा है
मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम जोधपुर, तो ये भी सेज में आता है। जैन पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, ये भी सेज में आता है। लेकिन कौन सा नहीं आता है, तो इसका सही जवाब है वो है बाला भारती इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। ये सेज के अंतर्गत नहीं आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे देखो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको सेज कहते हैं। राज्य में सेज कार्यक्रम रिको द्वारा चलाए जाते हैं। देखो सेज का जो कार्यक्रम है कौन चलाता है, रिको के द्वारा चलाए जाते हैं। अब देखो राजस्थान में प्रमुख सेज कौन कौन से हैं। देखो राजस्थान में प्रमुख सेज कौन कौन से हैं। पहला है सीतापुरा सेज। संबंधित क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड, कहाँ पे स्थित है, जयपुर में है। दूसरा है महिंद्रा सेज, आईटी हैंडीक्राफ्ट के द्वारा संबंधित क्षेत्र है, जयपुर में है, कालवाड़, है ना। तीसरा है सोमानी सेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंतर्गत इसमें संबंधित क्षेत्र है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये अलवर में है। और नेक्स्ट है आरएनबी सेज। नेक्स्ट कौन सा सेज है, आरएनबी सेज, ये टेक्सटाइल के लिए है, ये बीकानेर में है। वाटिका सेज ये प्रस्तावित है आईटी के लिए, जयपुर में। तो 5 सेज हैं यहाँ पे। देखो कौन कौन से सेज हैं, सीतापुरा सेज जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जयपुर में, महिंद्रा सेज आईटी एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए जयपुर में, ये भी जयपुर में। सोमानी सेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए, ये अलवर में है। आरएनबी सेज टेक्सटाइल के लिए, ये बीकानेर में है ना। और वाटिका सेज जो है ना, ये प्रस्तावित है आईटी के लिए, जयपुर में ही है ना। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर में जयपुर में ईपीआईपी उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यात पार्क है। जयपुर में ईपीआईपी उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यात पार्क है। निम्नलिखित में से ईपीआईपी का पूर्ण रूप क्या है, ईपीआईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ईपीआईपी की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ईपीआईपी एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये कहाँ पे है। देखो ये 3 है, पहला है सीतापुरा जयपुर में, दूसरा है बोरानाडा जोधपुर में, और तीसरा है नीमराणा अलवर में। तो 3 ईपीआईपी पार्क हैं, एक तो है सीतापुरा जयपुर में, दूसरा है बोरानाडा जोधपुर में, तीसरा है नीमराणा अलवर में। देखो क्या कह रहा है कि देश का प्रथम निर्यात एवं संवर्धन औद्योगिक पार्क, देश का प्रथम निर्यात एवं औद्योगिक संवर्धन पार्क सीतापुरा जयपुर में 1997 में स्थापित किया गया। देश का पहला औद्योगिक पार्क निर्यात एवं निर्यात संवर्धन औद्योगिक जो पार्क है, पहला कहाँ पे, सीतापुरा जयपुर में 1997 में इसको स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं। देखो रिको ने किन औद्योगिक क्षेत्र में जापानी जोन स्थापित नहीं किए हैं। तो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र, गिलोट औद्योगिक क्षेत्र, थानागौजी औद्योगिक क्षेत्र, नीमराणा व गिलोट औद्योगिक क्षेत्र। तो जापानी जोन है ना, वो थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है। देखो अलवर के जो थानागाजी जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे जापानी जोन नहीं है। तो रिको ने अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किए गए हैं। तो नीमराणा औद्योगिक में वहाँ पे भी जापानी जोन है, गिलोट में भी जापानी जोन है, नीमराणा तथा गिलोट दोनों में भी जापानी जोन है, लेकिन थानागाजी में नहीं है। नेक्स्ट है, देखो निम्न में से कौन सा स्थान पर रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किया गया। कौन से स्थान पर रिको के द्वारा फूड पार्क स्थापित किया गया, इसका सही जवाब है अलवर। रिको के द्वारा जो फूड पार्क है वो कहाँ पे विकसित किया गया है, अलवर में विकसित किया गया। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई। तो इसका सही जवाब है प्रथम मसाला जो पार्क है वो जोधपुर में स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड वर्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया है? कौन सा एग्रो फूड वर्क है, एग्रो फूड पार्क है, सॉरी वर्क नहीं पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एग्रो फूड पार्क रिको द्वारा विकसित नहीं किया गया? तो देखो कौन सा विकसित नहीं किया गया है, वो है किशनगढ़ अजमेर जो फूड पार्क है ना, ये रिको के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। जबकि उद्योग विहार एग्रो फूड पार्क ये भी रिको के द्वारा विकसित है, और बोरानाडा जोधपुर ये भी रिको के द्वारा विकसित है, रणपुर कोटा ये भी रिको के द्वारा विकसित है ना। तो सही जवाब हो जाएगा 61। हाँ जी, देखो यहाँ पे है, पहला है औद्योगिक पार्क एंड कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले एग्रो फूड पार्क कौन है? रणपुर कोटा में है, बोरानाडा जोधपुर में है, उद्योग विहार श्री गंगानगर में है, अलवर में है। और मेगा जो फूड पार्क है वो कहाँ पे विकसित किया गया है? रूपनगढ़ अजमेर में है। मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? रूपनगढ़ अजमेर में है। और इसके बाद में है मसाला पार्क। मसाला जो पार्क है ना, प्रथम है मथानिया जोधपुर में मसाला पार्क विकसित किया गया था, दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में है। अब देखो इसके बाद में जापानी पार्क जिसको जेट्रो भी बोलते हैं ना, एक तो है नीमराणा अलवर में, दूसरा है घिलोट में। घिलोट भी अलवर में है, नीमराणा भी अलवर में है। जेट्रो की फुल फॉर्म क्या होती है? जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जेट्रो की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कोरियन पार्क की, जिसको कोटरा बोलते हैं। नेक्स्ट है कोरियन पार्क की, जिसको बोलते हैं कोटरा, ये घिलोट अलवर में है। एक सेरेमिक जोन है, वो भी घिलोट में है। सूचना तकनीकी पार्क IT पार्क, ये कहाँ पे है? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में और जोधपुर में। IT पार्क कहाँ है? जयपुर, कोटा, से ऐसे लिखो, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। नेक्स्ट है परिधान पार्क या अपैरल पार्क। नेक्स्ट है परिधान पार्क या अपैरल पार्क कहाँ है? जगतपुरा, महल रोड, जयपुर में है परिधान पार्क। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पार्क, कनकपुरा, जयपुर में इसको विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है? कनकपुरा, जयपुर में। नेक्स्ट है ऊन कॉम्प्लेक्स, वूल कॉम्प्लेक्स है, खारा बीकानेर में है, ब्यावर अजमेर में है, गोहना अजमेर में है, नरबदखेड़ा अजमेर में है। तो यहाँ ऊन कॉम्प्लेक्स कहाँ है? खारा बीकानेर, ब्यावर अजमेर, गोहना अजमेर, नरबदखेड़ा अजमेर, यहाँ पे वूल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है सिरेमिक कॉम्प्लेक्स। सिरेमिक कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर में है। पुष्प पार्क कहाँ है? खुशखेड़ा, अलवर में। पुष्प पार्क कहाँ है? खुशखेड़ा, अलवर में। नेक्स्ट है होजरी पार्क चौपांकी, ये कहाँ है? भिवाड़ी, अलवर में है। होजरी पार्क कहाँ है? चौपांकी, भिवाड़ी, अलवर में। नेक्स्ट है लेदर पार्क, यह है मानपुरा माचेडी, जयपुर में है। लेदर पार्क कहाँ है? मानपुरा माचेडी, जयपुर में है। नेक्स्ट है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ है? कूकर, जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा, जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? सीतापुरा, जयपुर में है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल पार्क, ये कहाँ है? भिवाड़ी, अलवर में है। नेक्स्ट है सीडोस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, ये कहाँ है? सीतापुरा, जयपुर में है। सीडोस कहाँ है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, ये कहाँ है? सीडोस, सीतापुरा में है, जयपुर में। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर, तो ये कहाँ है? भीलवाड़ा में है। साइबर पार्क कहाँ है? जोधपुर में है। बोरानाडा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? जोधपुर में। बोरानाडा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रिको के द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब है जोधपुर में। तो अब इसको पूरा डिस्क्रिप्शन के द्वारा भी समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में रिको द्वारा विकसित पार्क, हाल ही में रिको के द्वारा विकसित विशेष पार्क या जोन, तो सबसे पहले है मेडटेक
मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क, ये कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर में इसको स्थापित किया गया। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई औद्योगिक क्षेत्र, जम्वा रामगढ़ जयपुर में। नेक्स्ट है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, ये तिवरी जोधपुर में इसको स्थापित किया गया है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉय जोन, ये कहाँ पे? खुशखेड़ा भिवाड़ी में इसको स्थापित किया गया। जापानी जो जोन है ये निमराना अलवर में है। इंडिया स्टोन मार्ट 2024 में स्थापित किया गया, ये कहाँ पे? जयपुर में स्थापित किया गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023-24 में राजस्थान में 2 शीर्ष निर्यात उत्पाद थे। मतलब 2023-24 में ना राजस्थान में जो निर्यात के जो शीर्ष उत्पाद कौन से थे? तो इसका सही जवाब है इंजीनियरिंग वस्तुएं एवं रत्न आभूषण। रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग जो वस्तुएं हैं और रत्न और आभूषण जो है ना सबसे ज़्यादा निर्यात इनका किया गया 2023-24 में। देखो नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना था? तो हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान था 9.54%, 9.54%। अब देखो यहाँ पे राजस्थान में वर्ष 2023-24 में निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तुएं तो कौन कौन सी हैं? देखो यहाँ पे पूरा इसको जूम करके कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है सबसे ज़्यादा है ना अभियांत्रिकी वस्तुएं, इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट्स है ना वो सबसे ज़्यादा निर्यात करने में देखो 19.82% इनका योगदान था। दूसरा है रत्न एवं आभूषण, इनका योगदान था 13.36%। तीसरा है धातु मेटल का है 11.78%। और नेक्स्ट है कपड़ा, कपड़े का योगदान है 10.54%। और 5वें नंबर पे है हस्तशिल्प, 5वें नंबर पे क्या है? हस्तशिल्प 9.54%। देखो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन से कथन सत्य हैं इसमें बताना है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 में लागू की गई। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में जो हस्तशिल्प जो नीति है 17 सितंबर 2022 में लागू की गई। देखो इस नीति का जो उद्देश्य है राज्य के हस्तशिल्पियों बुनकरों को उन्नत तकनीकी तथा आवश्यक वित्तीय व विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है ना? तो केवल स्टेटमेंट एक सही है। सॉरी देखो इसमें दोनों बात सही है। देखो राजस्थान जो हस्तशिल्प जो नीति है 17 सितंबर 2022 को, राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति है वो 17 सितंबर 2022 को लागू की गई। और इस नीति का उद्देश्य क्या था कि राज्य के हस्तशिल्पियों बुनकरों को उन्नत तकनीकी और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों जो कथन है वो सत्य हैं। ए और बी दोनों जो कथन है वो क्या है? सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें बात करते हैं राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। देखो 17 सितंबर 2022 को उद्योग और वाणिज्य मंत्री थी श्रीमती शकुंतला रावत ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का क्या किया? लोकार्पण किया। और राजस्थान ऐसा तीसरा राज्य बना है, मतलब हस्तशिल्प जो नीति लागू करने वाला है ना राजस्थान कौन सा राज्य बना? तीसरा, जहां अलग से यह नीति अस्तित्व में है। इससे पहले असम और उड़ीसा है ना, असम और उड़ीसा में पहले से ये हस्तशिल्प नीति लागू की जा चुकी है ना। देखो इसकी जो अवधि है ना अधिसूचना की तिथि से 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी। प्रशासनिक विभाग कौन सा है? राजस्थान हस्तशिल्प नीति का उद्योग वाणिज्य एवं MSME विभाग इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा। क्रियान्वयन जो एजेंसी है ना वो कौन सी रहेगी? हस्तशिल्प व हथकरघा निर्देशालय। इसकी क्रियान्वयन उद्देश्य क्या है? देखो इसका हस्तशिल्प नीति का हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50,000 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना। तीसरा है हस्तशिल्पियों का आर्थिक उत्थान और उनके उत्पाद हेतु बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना, ये तीसरा उद्देश्य। चौथा है राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना व निर्यात में राज्य की भागीदारी को बढ़ाना। तो ये राजस्थान हस्तशिल्प नीति की प्रमुख
उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक क्षेत्र के कौन से उप क्षेत्र का योगदान अधिकतम है। मतलब औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें कौन सा उप क्षेत्र है जिसका योगदान अधिकतम है। तो इसका सही जवाब है विनिर्माण। सही जवाब है विनिर्माण। देखो पूरा डेटा पढ़ते हैं 23, 24, 25 का। देखो 2024-25 का औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य पर वर्ष 2024-25 में योगदान। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं विनिर्माण। इसका योगदान है 42.62%। इसके बाद में निर्माण, इसका योगदान है 34.88%। खनन एवं उत्खनन, इसका योगदान है 12.15%। विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य सेवाओं, विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति एवं अन्य सेवाओं का योगदान कितना है 10.35%। और देखो राज्य में औद्योगिक सकल राज्य मूल्य संवर्धन में, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में 26.16% योगदान, जो इंडस्ट्री का जो योगदान है ना 26.16% है कहने का मतलब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएसएमई की नवीन परिभाषा के अनुसार 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले उद्योग कहलाते हैं। एमएसएमई की जो नवीन जो परिभाषा है ना उसमें क्या है कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले उद्योग को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब है सूक्ष्म उद्योग। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है ना वो सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो देखो इसमें लिखा है कि जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है। देखो कैसे परिभाषा दी गई है, देखो इसमें देखो सूक्ष्म उद्योग कौन आते हैं, जिसमें मशीनी व उपकरणों में जो निवेश है ना 1 करोड़ से कम होना चाहिए। देखो मशीनों में जो निवेश है ना 1 करोड़ से कम, और वार्षिक टर्नओवर जो है ना वार्षिक कारोबार टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। तो देखो मशीनों की लागत तो 1 करोड़ से कम और टर्नओवर जो है ना 5 करोड़ से कम, तो वो सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में आता है। और लघु उद्योग कौन से होते हैं, जिसमें मशीनों की जो लागत है, मशीनों का जो निवेश है ना वो 10 करोड़ है और टर्नओवर जो है ना 50 करोड़ है, वो लघु उद्योग में आता है। और मध्यम जो उद्योग है वो कौन से होते हैं, जिसमें लागत जो है ना निवेश जो है वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए और वार्षिक जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम हो, तो वो मध्यम उद्योग में आते हैं। एमएसएमई पॉलिसी 2024। नेक्स्ट है एमएसएमई पॉलिसी 2024। देखो राज्य के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 को लागू किया गया। देखो राज्य के संतुलित समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एमएसएमई जो नीति है 2024 को क्या किया गया, लागू किया गया। यह जो नीति है ना एमएसएमई जो नीति है 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। जो एमएसएमई जो नीति है ना ये कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। देखो इसका जो लक्ष्य है ना क्या है, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा स्थानीय रूप से प्रासंगिक एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण में सहयोग। जो एमएसएमई जो नीति है ना इसका लक्ष्य क्या है, ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2029 तक, है ना। और इसका लक्ष्य क्या है, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और स्थानीय रूप से प्रासंगिक एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहयोग करना। अब देखो इसके उद्देश्य क्या है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों हेतु वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में तैयार कर लाभ एवं सहायता की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद। देखो राज्य के निर्यातकों की निर्यात संबंधी कठिनाइयों के समाधान एवं उन्हें निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कराए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद नवंबर 2019 में इसकी स्थापना की गई, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं निवेश संवर्धन ब्यूरो बीआईपी की स्थापना कब हुई। बीआईपी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1991 में। निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना कब हुई,
1991 में। नेक्स्ट है, राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने एवं निवेश को बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रमुख संस्थाएं। मतलब औद्योगिक विकास को गति देने के लिए और निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौन कौन सी संस्थाएं हैं? तो पहली है BIP, दूसरी है RICO, तीसरी है RFC, एक है राजसिको, खादी ग्रामोद्योग और RSMML। ये औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाली। सबसे पहले अपन बात करते हैं BIP, निवेश संवर्धन ब्यूरो। BIP निवेश संवर्धन जो ब्यूरो है ना, इसकी स्थापना कब की गई? 1991 में की गई। BIP है ना, रुपये 10 करोड़ से अधिक निवेश परियोजनाओं के लिए गठित राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के लिए नोडल एजेंसी का काम करती है। BIP जो है ना, 10 करोड़ से ज़्यादा का जो निवेश है ना, उसके लिए स्टेट एम्पावर्ड कमेटी के रूप में नोडल एजेंसी का काम करती है। सीधी सी बात है। स्थापना कब हो गई, कब की गई? BIP की 1991 में की गई। दूसरा है RICO। RICO की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1980 को। RICO की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1980 को। तो देखो, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम RICO की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, ये RICO की फुल फॉर्म है। और देखो, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम मार्च 1969 में, और इसकी स्थापना मार्च 1969 में होती है। राजस्थान उद्योग, देखो किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं हम? राजस्थान उद्योग एवं खनिज निगम जो विभाग है, निगम है, इसकी स्थापना मार्च 1969 में होती है। इसके बाद में 1969 में ना, 1979 में, 1979 में ये क्या होता है? टूट जाता है, 2 भागों में इसको विभाजित कर देते हैं। एक हो जाता है राजस्थान खनिज विकास निगम और दूसरा हो जाता है राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम। तो देखो, राजस्थान खनिज विकास निगम की स्थापना पूछ ली जाए तो 1979 में, और देखो, और राजस्थान उद्योग व खनिज विकास निगम की स्थापना है ना 1 जनवरी 1980 को। ये 2 भाग हो गए। फिर 1 जनवरी 1980 को इसका नाम है ना बदल कर क्या कर दिया गया? RICO कर दिया गया। स्थापना इसकी हुई थी, कब हुई थी? 1 जनवरी 1980 को, है ना, यही मानी जाएगी फिर इसकी डेट। देखो यहाँ पे है, RICO की मूलतः स्थापना मार्च 1969 में हुई थी, परंतु यह अपने वर्तमान स्वरूप में कब आई? 1 जनवरी 1980 में। अतः यह राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली एक शीर्ष संस्था है। स्थापना तो मार्च 1969 में हो गई थी, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है ना, इसमें कब आई? 1 जनवरी 1980 को आई, इसलिए इसी को स्थापना माना जाता है। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली संस्था है RICO, है ना। अब इसके कार्य क्या है RICO के कार्य है राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का क्या करना? विकास करना। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। नेक्स्ट है लघु मध्यम व बृहत इकाइयों को वित्तीय सहायता या दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना। लघु मध्यम एवं बृहत इकाइयों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता एवं दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, ये भी RICO का काम है। लघु मध्यम बृहत इकाइयों को छूट रियायतें प्रदान करना, ये भी RICO का काम है। उद्यमियों को तकनीकी व प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करना, ये भी RICO का काम है। नेक्स्ट है राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है? मतलब हस्तकलाओं के उनका पुनरुत्थान करना है, तो इसके लिए गुरु शिष्य जो परंपरा जो योजना है, इसका संचालन कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राजसिको। कौन करता है? राजसिको। अब देखो राजसिको होता क्या है? देखो इसमें है, राजसिको की फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है जून 1961 में की गई। 1975 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया। देखो राजसिको की स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। 1975 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का
दर्जा दिया गया। देखो राजसिको क्या है, राजसिको एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। क्या है? व्यवसायिक प्रतिष्ठान है जिसका उद्देश्य है ना लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को सहायता प्रदान करना है तथा उनको प्रोत्साहित करना तथा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की व्यवस्था करना है। देखो राजसिको क्या है? एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। पहली बात, उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प उद्योगों की सहायता करना और उनको प्रोत्साहित करना और उत्पादित वस्तुओं को समुचित विपणन की व्यवस्था करना। 3 काम है। क्या क्या काम है? एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। पहली बात, उद्देश्य क्या है? लघु उद्योगों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को सहायता करना, सहायता हेल्प करेगा पहले, फिर उसको मोटिवेट करेगा या प्रोत्साहित करेगा और उत्पादित वस्तुएं ना उनको बेचने के लिए ना समुचित व्यवस्था भी करेगा। ये राजसिको करता है। नेक्स्ट बात करें, यह राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाएं तैयार करता है। देखो राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करता है। कौन करता है? राजसिको करता है ना। हस्तशिल्प का विपणन, देखो राजसिको जो हाथ से बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनको कैसे बेचता है? हस्तशिल्प का विपणन राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में करता है। जो हस्तशिल्प है ना उनका विपणन कैसे करता है? राजस्थली एम्पोरियम के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में करता है। अब दूसरा है गुरु शिष्य परंपरा योजना। दूसरा है गुरु शिष्य परंपरा योजना। हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु परंपरागत हस्तकलाओं के हस्तांतरण वर्तमान पीढ़ी को करने के उद्देश्य से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। मतलब कोई हस्तशिल्प है, हाथ की कला है, वो आगे की पीढ़ी जो है ना वर्तमान पीढ़ी तक आए, तो इस योजना का क्रियान्वयन है ना जो वर्तमान पीढ़ी तक हस्तकलाओं के स्थानांतरण के लिए किया गया है। नेक्स्ट है आयात निर्यात प्रोत्साहन। देखो आयात निर्यात सुविधा प्रदान करने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एवं इनलैंड कंटेनर डिपो शुष्क बंदरगाह के विकास में राजसिको सहयोग करता है। देखो आयात निर्यात में प्रोत्साहन कैसे करता है? यहाँ पे है आयात निर्यात प्रोत्साहन। देखो आयात निर्यात सुविधा प्रदान करने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और इनलैंड कंटेनर डिपो शुष्क बंदरगाह के विकास में राजसिको क्या करता है? सहयोग करता है। सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित योजना है कौन सी है? राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित योजना तो पहली है सेमफैक्स योजना, बिल्कुल सही है, ये भी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित है। सिल्वर कार्ड योजना, ये सही है बिल्कुल, ये भी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित है। गोल्ड कार्ड योजना, ये भी राजस्थान वित्त निगम के द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम, इसको आरएफसी बोलते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत। अब देखो राजस्थान वित्त निगम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एमएसएमई इकाइयों की औद्योगिक परियोजनाएं, नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये किसका काम है? राजस्थान वित्त निगम का काम है। अब देखो ऋण योजनाएं कैसे देता है राजस्थान वित्त निगम? ऋण योजनाएं कैसे देता है? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 में इसको स्टार्ट किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा पर 6% ब्याज का अनुदान दिया जाता है। जो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन जो योजना है ना 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना के स्वीकृत जो ऋण है ना 1.5 करोड़ तक पर 6% तक का है ना ब्याज अनुदान दिया गया। दूसरी है सेमफैक्स योजना। सेमफैक्स योजना इसको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। सेमफैक्स जो योजना है इसमें क्या है? एक्स सर्विसमैन है ना उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। देखो गुट
बोरोवर्स के लिए ऋण। देखो गुड नहीं है, गुड बोरोवर्स के लिए ऋण। देखो इसके लिए सिल्वर कार्ड योजना चला गई, गोल्ड कार्ड योजना चलाएगी, प्लेटिनम कार्ड योजना चलाएगी, फ्लेक्सी ऋण योजना चलाई गई है ना। आरएफसी की अन्य प्रमुख ऋण योजनाएं कौन कौन सी हैं? वह कार्यशील पूंजी ऋण योजना, एकल खिड़की योजना, यहाँ तक 200 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है ना। और सरल योजना है, स्विच ओवर ऋण योजना है, लघु अवधि ऋण योजना है। ये राजस्थान वित्त निगम के द्वारा ऋण योजनाएं हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान के कितने ज़िलों से गुजरता है? दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, राजस्थान के कितने ज़िलों से होकर गुजरता है? तो इसका सही जवाब है 7 ज़िलों से होकर गुजरता है। दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट जो कॉरिडोर है राजस्थान के कितने ज़िलों से होकर गुजरता है? 7 ज़िलों से, है ना। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में किस क्षेत्र को निवेश के रूप में विकसित किया जा रहा है? देखो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में किस क्षेत्र को निवेश के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है खुशखेड़ा भिवानी नीमराणा। खुशखेड़ा भिवानी जो नीमराणा है, इसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रथम चरण में निवेश के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC बोलते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास परियोजना। इसका जो विस्तार है दादरी उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक किया जा रहा है ना। इसमें देखो यहाँ पे ये आपको दे रखा है आपको ना, DMFC दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर। देखो यदि रूट दिखा रखा है आपको ना, तो सबसे पहले ये किधर से जा रहा है? देखो ये रूट आपको दिख रहा है सारा, ये खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र से जा रहा है। उसके बाद जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र, उसके बाद में अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र इसके पास में है। इसके बाद जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र है। इधर देखें तो राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बाद में ना, इसके बाद में ये ऐसे जाके ऐसे निकल जाता है DMIC। ये गलियारा है, देखो पूरा दिख रहा है आपको ऐसे कैसे, है ना। तो देखो DMIC का उद्देश्य क्या है? नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना तथा आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ 150 किमी के प्रभाव क्षेत्र DMIC के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया गया है। इस परिधि में राज्य के 22 जिले सम्मिलित हैं और जिनमें औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर प्रोजेक्ट, औद्योगिक टाउनशिप एवं अन्य व्यापारिक व व्यावसायिक गतिविधियों को विश्व स्तरीय रूप से क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। अब देखो इसके विकास के लिए राजस्थान में कुल 5 नोड्स का चयन किया गया है। कौन कौन से 5 नोड्स हैं? खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र दूसरा, है ना। तीसरा है अजमेर किशनगढ़ निवेश क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम चरण में उपरोक्त में से प्रथम चरण में निम्नलिखित 2 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। प्रथम चरण में कौन से 2 क्षेत्रों का विकास किया जाएगा? तो वो है खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र का, दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का, दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो देखो DMIC द्वारा एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC का निर्माण किया जाएगा जो 6 राज्यों कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। WDFC की कुल लंबाई जो है ना कितनी है? 1504 किलोमीटर होगी लगभग। और WDFC का लगभग 38% मतलब 567 किलोमीटर का जो भाग है राजस्थान
तत्कालीन 7 जिलों कौन कौन से? अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, अजमेर, पाली और सिरोही से होकर गुजरता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1974 में। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974 में। तो देखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड RSMML स्थापना कब हुई? 30 अक्टूबर 1974 को। स्थापना कब हुई? 30 अक्टूबर 1974 को। 30 अक्टूबर 1974 को। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। इसकी स्थापना कैसे की गई है? कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार की है। यह राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब देखो इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण एवं उत्खनन करना और विपणन का काम करना, मतलब बेचना खरीदना। इसका मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीकी का प्रयोग करते हुए खनिज संपदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना, मतलब लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज जो संपदा है आधुनिक तकनीकों से उसका दोहन करना, ये इसका उद्देश्य है। तो यहीं पे समाप्त होता है उद्योग अपना। और यदि आपको हमारे प्रयास अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।